हेलो बच्चों, सिग्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आपके लिए आज क्लास 10th में फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आप विश्वास कीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, एक लाइन लिखा हुआ है, व्यक्ति के सारे सपने सच हो सकते हैं यदि वह खुद पर पूर्ण विश्वास रखे। यानी कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि आप कुछ कर सकते हैं जीवन में, तो आप जरूर कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। तो देखिए, तो फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या की आधी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु का आवर्धित आवर्धित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित मतलब बड़ा और काल्पनिक मतलब सीधा। काल्पनिक मतलब सीधा। तो किस दर्पण बनेगा? बड़ा और सीधा अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण में क्या बनता है? बड़ा और सीधा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किस एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो परावर्तन कोण होगा। तो बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन के नियम कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीन जो बनता है, इसमें परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। मतलब सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर छठा है, किसी दर्पण में केवल आभासी क्या कर रहा है? केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किसमें बनता है? समतल और उत्तल दोनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो समतल दर्पण में प्रकृति कैसी होती है प्रतिबिंब की? आभासी और बराबर। आभासी और बराबर। ऑप्शन नंबर डी मतलब आभासी और बराबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या होता है? ए बराबर R/2। ए बराबर R/2। तो कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ए बराबर R/2 लिखा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ बच्चों कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड होता है ना। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी होगी। तो देखिए, जानते हैं बच्चों कि ए बराबर क्या होता है? R/2। आई बराबर R/2। तो देखिए, आर कितना दिया हुआ है? 32 ना। अब 32 को 2 से जब भागा देंगे तो कितना आएगा? तो 16 आएगा। और ये जानते हैं कि ना, 16 प्लस या माइनस, यानी उत्तल दर्पण ने दिया हुआ है तो फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 16 सेंटीमीटर प्लस में। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
तो अभी बताए ना बच्चों कि धनात्मक किस दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण का नाम क्या है ना, कौन सा होता है। तो बस उस पर चढ़े होंगे तो ड्राइवर के आगे देखिए एक दर्पण लगा होता है, वह किस दर्पण का होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो गमन प्रकाश की किरणें कैसी करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें जो है गमन कैसी करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है बच्चों, याद रखिएगा, ये बहुत भिविया क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला ये क्वेश्चन नंबर ई जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 17, कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान बनते हैं ना, समान आकार का बने। तो ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का जो है ना बाहर की तरह रंगा हुआ होता है, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ रंगा हुआ होता है। तो देख जानते हैं ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर फोकस होता है, एफ होता है ना, यहाँ वक्ता केंद्र होता है। तो वक्ता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो ये टकरा कर फोकस से लौटते हुए जो है ना यहाँ मिलती है, फिर ये टकरा कर फिर फोकस होते हुए यहाँ मिलती है। तो ये इसमें जो जब वक्ता केंद्र पर रखेंगे प्रतिबिंब को तो समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र जानते हैं बच्चों, 1/f होता है बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है ना। तो गोलीय दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ये दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये जो देख रहे हैं ना बिंदु, ये वाला बिंदु, ये बिंदु, ये ध्रुव इसको कहते हैं। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं। तो अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, यह सभी किरणें को क्या कहती है, एक बिंदु पर लाकर रख देती है ना, एक बिंदु पर लाकर रख देती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए अभिसारी दर्पण, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में इसमें लेंस का उपयोग होता है ना। तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है ना वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं। तो उत्तल दर्पण की प्रकृति होती है कि यह सब जो है ना सभी किरणें जो है एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण, अपसारी दर्पण, इसको क्या कहेंगे, अपसारी। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 देखिए लिखा हुआ है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है। तो वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित मतलब अंदर की ओर धंसा होता है। तो देखते हैं अवतल दर्पण का जो है ना जो होता है वक्रता केंद्र, वक्र मतलब जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश गमन करती, क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतिम क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर एक। तो बताइए बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आपको और आपके 30 में से कितने नंबर आए, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इस चैनल पर क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और मैथ का सलूशन मिलेगा। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।